हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जैसा कि हमने सैंपल पेपर जो देख रहे थे, जो बोर्ड ने 2025 में केवल अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र जो जारी किया था, उसमें मैं छह क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के कर चुका था। और बाकी मैंने क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मतलब 14 तक के क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं। वो अलग अलग पार्ट में होंगे, तो मैं अब ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उनमें से उन्हीं क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा जो मैंने अभी तक वीडियो जिनके मैंने बनाए नहीं है, जिन क्वेश्चन के। जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, उसका और क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं और मेन क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई आवश्यक प्रतिबंध लिखिए और होता क्या है ये समझाइए। और दूसरा इसी का और अगर आप देखते हैं तो और में आपको दिखता है, और में दिखता है प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश के ध्रुवण का मेलस का नियम भी लिखिए। मतलब ये आप अगर देखे थे तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके अभ्यास प्रश्न पत्र में है। तो पहले प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है या आवश्यक प्रतिबंध है, इससे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये होता क्या है, तो उसको समझते हैं। तो पहला मेन क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्या लिखा है? प्रकाश का व्यतिकरण। चलो मैं उदाहरण भी समझा देता हूं आपको। उदाहरण, आपने साबुन का जो कलर देखा होगा, साबुन का जो बुलबुला बनता है उसमें जो कलर दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के व्यतिकरण के दिखाई देने देखा होगा ना आपने। जब कभी कपड़े धोए हो या कहीं आपने देखा हो किसी कपड़े धोते हुए देखा हो और उस पर सन की लाइट आती है तो वो एक रंगीन जैसा बुलबुला दिखने लगता है। तो वो किसका उदाहरण है? साबुन का बुलबुला कौन से फिनोमिनन का उदाहरण है? साबुन का बुलबुला। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? ये प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। अगर मैं अब इसकी परिभाषा देखूं तो प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती क्या है? तो जब किसी माध्यम से एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत अधिक होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम होती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, साबुन का बुलबुला। ये दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, मतलब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। उसका इसमें कोई पार्ट नहीं था इसलिए मैंने उसमें कवर नहीं किया है। अगर कहीं ऐसा लगेगा और ये आपके डाउट होंगे तो मैं उस पर भी डिस्कस कर लूंगा। तो ये परिभाषा मैंने बता दी है, प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आवश्यक प्रतिबंध की अगर बात करें तो आवश्यक शर्तें या आवश्यक प्रतिबंध वही है जो इसमें परिभाषा में लिखा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्यतिकरण के लिए कम से कम दो तरंगे आवश्यक हो, मतलब व्यतिकरण के लिए आपको दो तरंगे तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो समान होना चाहिए। दोनों तरंगों की क्या समान होना चाहिए? तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए। दोनों तरंगों के जो मध्य कालांतर है, कालांतर जिसको फेज डिफरेंस कहते हैं, वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए, या फिर शून्य भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरंगों की तीव्रता समान या लगभग समान होना चाहिए, मतलब अगर किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी तो वो व्यतिकरण उसमें नहीं हो पाएगा। तो ये आवश्यक प्रतिबंध है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। आई होप इतना समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रकाश का ध्रुवण और मेलस का नियम, इसका अथवा वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है और मेलस का नियम क्या है प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण, और मेलस लॉ है वो भी समझते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण का अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे मेरे पास जो सन की किरणें हैं, जैसे ये सन की किरणें हैं, ये सभी डायरेक्शंस में क्या होती है? वाइब्रेट करती है। तो इनके कुछ वाइब्रेशंस को कट कर देना, कुछ वाइब्रेशंस को कट कर देना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। चलो इसको 4 से समझते हैं। इसको क्या करता हूं, यहां से हटाता हूं और इसके 4 ही वाइब्रेशंस लेता हूं, एक वाइब्रेशन ऐसा और एक वाइब्रेशन ऐसा। तो अगर मैं 4 वाइब्रेशन को देखूं और इन वाइब्रेशन, ये वाला प्रकाश जो है मेरा वो कैसा होता है? अध्रुवित होता है। कैसा होता है बेटा? अध्रुवित प्रकाश है। जैसे जनरली सन के पास जो प्रकाश है वो कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। लेकिन हम किसी चीज की हेल्प से, किसी सोर्स की हेल्प से, किसी स्रोत की हेल्प से हम क्या कर दें? इसके वाइब्रेशंस को कट कर दें। मतलब जो इसमें चकाचौंध ज्यादा हो रही थी, ब्राइटनेस ज्यादा थी, तो हमने इसकी क्या कर दिए? कुछ वाइब्रेशंस को कट कर दिए।
तो कुछ कट कर दिए, मतलब ये वाला वाइब्रेशन हमने हटा दिया, तो ये वाला प्रकाश कैसा प्रकाश कहलाएगा? ध्रुवित प्रकाश। ये वाले प्रकाश को हम क्या बोलेंगे बच्चा? ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश मतलब अगर ये चीज समझ में आ गई कि ये बहुत सारे वाइब्रेशन है, आपको पता है प्रकाश इधर इधर भी किरण होगी, इधर भी किरण होगी, ऐसे चारों तरफ फैला होगा, मतलब प्रकाश का जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा है। तो ये प्रकाश जब ध्रुवित हो जाता है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कि कुछ वाइब्रेशन को हम कट कर देते हैं। तो ये परिभाषा भी आप देख लीजिएगा एक बार, यही चीज जो मैंने समझाई है वो आपको लिखना है। जैसा ये लिखा ये है, प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की तरंगों के आयाम को एक विशिष्ट दिशा में सीमित किया जाता है। देखिए ये सभी दिशा में थे, तो हमने एक पर्टिकुलर दिशा में इनको क्या कर दिया? सीमित कर दिया। ठीक है, सीमित किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब प्रकाश एक माध्यम या पोलराइड से गुजरता है तो उसकी तरंगों को एक विशिष्ट दिशा में सीमित कर देता है। प्रकाश की ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यह परिभाषा हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या है? तो मेलस का नियम सिंपल सी अगर बात करें तो आई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब यही आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हमें ये समझना, और इसी को जब मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो यहां पर एक नियतांक लगाना होता है, या और करके अगर मैं लिखूं तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण की तीव्रता पोलराइजर के बाद, पोलराइजर के बाद मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्रकाश है, प्रकाश का ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मतलब ये, तो ये ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश है। कैसा है बेटा? ये अध्रुवित प्रकाश है ना। इसके वाइब्रेशन हम मान रहे हैं, बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन मैं दो वाइब्रेशन से आपको समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अब उसके बाद में है प्रकाश की किरण तीव्रता। अब हमने कोई एक डिवाइस लगा दी, यहां पर एक पोलरॉइड लगा दिया, वो डिवाइस को हम बोलते हैं पोलरॉइड। तो इसने कुछ वाइब्रेशंस को क्या कर लिया? इसको वाइब्रेशंस को क्या कर लिया? कट कर दिया, और हमें हमें जो प्रकाश मिला वो ये मिला, और ये वाली जो तीव्रता है इसी को बोला है आई। मतलब कुछ वाइब्रेशंस कट गए, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, तो वो वाली तीव्रता ये आई है। ठीक है बेटा। प्रकाश की, और आई नोट क्या है? यहां पर जो आई नोट आपको दिख रहा है ये क्या है? प्रकाश किरण की तीव्रता पोलराइजर के पहले, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो तीव्रता है उसको बोला है आई नोट। इसके बाद में आप कॉस में थीटा भी देख रहे हैं, तो थीटा क्या है? पोलराइजर का ध्रुवीकरण कोण। मतलब अगर मैं दो पोलराइजर लूं, एक पोलराइजर ये और एक पोलराइजर ये, और दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा हो, ये कोण, और यही कोण को बोलेंगे थीटा। यही कोण को बोलेंगे थीटा। एक पोलराइजर कह सकते हैं, एक एनालाइजर कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो रहते दोनों ही पोलराइजर। तो ये हमने समझ लिया है मेलस का नियम। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो समझ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए रिपीट कर देता हूं, ये मेलस का नियम है, ये प्रकाश का ध्रुवण की परिभाषा है कॉन्सेप्ट के साथ, ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, और ये व्यतिकरण क्या होता है उसकी परिभाषा है उदाहरण के साथ। और ये प्रकार भी मैंने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दो प्रकार होते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल वीडियो ना बनाकर शॉर्ट वीडियो है। ओके, थैंक यू।